जय हिंद दोस्तों। पिछली वाली वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में, और उसके अंदर अलग अलग हेड्स के हिसाब से हमने पढ़ा था। अब हम डिटेल वीडियो देखेंगे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में। ये वाली वीडियो होगी जिसमें हम आर्टिकल 12 और 13 को कवर करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 12 की बात करते हैं। आर्टिकल 12 में आते हैं हम डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में। स्टेट की क्या डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 में होगा। स्टेट, जब जब ये स्टेट वर्ड यूज होगा, इस स्टेट का मतलब वो स्टेट वगैरह जो स्टेट्स है, राजस्थान, यूपी, ये सब जो स्टेट्स है इसके बारे में नहीं, इस स्टेट का मतलब अलग है। इस स्टेट का क्या डेफिनेशन होगी, जो पूरे पार्ट 3 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे अपन 12 से 35 तक, उनके अंदर जब जब भी ये वर्ड स्टेट आएगा उसका मतलब क्या है ये हम इस वीडियो से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, स्टेट का पहला मतलब गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। पार्लियामेंट का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन। तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, पहली तो ये हो गई। दूसरी, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, मतलब एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट्स, ये भी स्टेट की डेफिनेशन होगी, ये भी स्टेट के अंदर आएंगे। तीसरा आ गया ऑल लोकल अथॉरिटीज, जो भी लोकल अथॉरिटीज है, म्यूनसिपलिटीज हो गए, पंचायत हो गए, अपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट हो गए, ये सब भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। ऑल अदर अथॉरिटीज, इसमें क्या होगा, जो भी स्टेचुटरी अथॉरिटीज हो गई, जो भी नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटीज हो गई, ये सब भी इसमें आएंगे। जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया, ये सब भी किसमें, डेफिनेशन ऑफ स्टेट में इंक्लूडेड है। फिर हम बात करेंगे कि ये सब चीजें हुई, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, ये बोला गया कि इवन अ प्राइवेट बॉडी और एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, उसको भी स्टेट बोला जाएगा। जो भी गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, जो भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है, उसको भी स्टेट की कैटेगरी में रखा गया है अंडर आर्टिकल 12। तो ये आर्टिकल 12 का हो गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 की बात करें तो आर्टिकल 13 है लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स को जो कोर्ट्स हैं वो वॉइड करार कर देंगे। ये है आर्टिकल 13। मेनली आर्टिकल 13 के बारे में बोला जाता है कि आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल द लॉज that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void। ये चीज बोली जाती है कि जो भी लॉज हैं जो अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ में इनकंसिस्टेंट है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहे हैं, तो उनको वॉइड करार कर दिया जाएगा कोर्ट्स के द्वारा। ये आर्टिकल 13 का काम है। तो आर्टिकल 13 एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी पावर है जो आर्टिकल 13 के द्वारा प्रोवाइड करी जा रही है, एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड कर रहा है एक तरह से। तो दिस पावर इज कन्फर्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के को प्रोवाइडेड आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के द्वारा, हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, 32 के द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट और 226 के द्वारा हाई कोर्ट। तो इन दोनों को ये जुडिशियल रिव्यू की पावर है। जुडिशियल रिव्यू एक तरह से चेकिंग होती है। कोई भी लॉ बना है तो उसको जुडिशरी चेक करती है कि भाई इससे हमारे जो लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको वॉइड करार कर देगा, अगर नहीं हो रहे तो भाई ठीक है, चल रहा है जो चल रहा है एक तरह से। तो ये जो दो पावर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को इमेंस पावर देता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये सब चीजें होने के बाद में इनके द्वारा हम लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड करार कर सकते हैं। तो ये वाली चीज हो गई। अब इसमें हमको ये बात देखनी का, जो आर्टिकल 13 है वो मोस्टली, और क्या अपन देख सकते हैं आगे कि जो आर्टिकल 13 में जो लॉ है, ये लॉ क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किस लॉ को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं, ये हम अभी देखेंगे। जो ये लॉ टर्म है, इसका जो लॉ का मतलब क्या है आर्टिकल 13 में, ये देखेंगे अपन। किस लॉ को अपन इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कोर्ट्स वगैरह है किसको कर सकते हैं, ये लॉ का मतलब क्या है, तो ये देखेंगे। तो दिस लॉ इंक्लूड्स परमानेंट लॉज। परमानेंट लॉज कौन से, जो कि परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी लॉज इनेक्ट करते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, वो हो गया। और टेम्परेरी लॉज जो हो गए, जैसे कि ऑर्डिनेंसेस जो अपने प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब निकालते हैं, वो ऑर्डिनेंसेस हो गए, वो भी इसी के अंदर लॉ के अंदर आएंगे। फिर आएगा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, जो कि ऑर्डर्स है, बाईलॉज है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, नोटिफिकेशंस है, ये सब भी लॉ के अंदर आएंगे। इन सब को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है जुडिशरी द्वारा। और फिर आएगा नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ। इसके अंदर अपन देखेंगे जैसे कॉमन लॉज हो गए,
कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हो गए। तो इसके अंदर क्या वो चीज़ देखेंगे अपन, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स कौन कौन से हैं, जो वाइडली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस कौन कौन सी, ये सब चीज़ें जो आती है। जुडिशियल प्रेसिडेंट कौन से, जो कि जुडिशरी डिसीजन देती है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो फिर है ना जो लोअर कोर्ट्स वो फॉलो करती है, तो वो सब जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हो गए वो भी इसी लॉ के अंदर आएंगे। तो ये भी चीज़ें नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ के अंदर आएगा, कॉमन लॉ के अंदर आएगा, ये सब चीज़ें लॉ में इंक्लूड करी जाएगी। ठीक है, अभी जो हमने पढ़े उनके अंदर क्या था, अभी हमने पढ़े उनके अंदर था कि परमानेंट लॉज हो गए, टेम्परेरी लॉज हो गए, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन हो गए, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ हो गए, ये सब चीज़ें तो लॉ की कैटेगरी में आ रही है। अब एक चीज़ थी कि यार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो लॉ है नहीं यार, है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस चीज़ की बात हो रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया केशवानंद भारती केस के अंदर। ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला आया था 1973 के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बदली। तो केशवानंद भारती केस ने ये चीज़ बोली कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो भी चैलेंज किया जा सकता है। इसने डायरेक्टली एक बात बोली थी, जब भी ये केशवानंद भारती केस आया था तब उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये उस ग्राउंड पे वायलेट, अगर जैसे हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो भाई साहब यूज कर सकते हैं इसको चैलेंज किया जा सकता है। तो फिर ये चीज बोला गया क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इन्होंने बोला था कि इट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो इसको डिक्लेयर भी किया जा सकता है, अपन चैलेंज भी करेंगे, इसको वॉइड भी डिक्लेयर करेंगे, इसको इनवैलिड भी डिक्लेयर करेंगे अगर ये हमारे सिटीजन्स के, हमारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। तो केशवानंद भारती ने बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर दिया, बहुत कुछ चेंज हुआ केशवानंद भारती से, ये हम आगे वाले वीडियोज़ में और पढ़ेंगे। और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि यार एक नॉर्मल ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप चेंज मत करो, वो जो चीज़ है ना वो आप नहीं बदल सकते। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीज़ है केशवानंद भारती के अंदर। इसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी हम चैलेंज कर सकते हैं, उनको भी जुडिशरी चाहे तो वॉइड डिक्लेयर कर सकती है अगर वो फंडामेंटल राइट वायलेट करते हैं तो इसी के साथ हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 फिनिश किया। आगे हम आर्टिकल 14 से आगे और राइट टू इक्वलिटी शुरू करेंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।